हेलो एवरीवन, मैं धीरेन्द्र बागली, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ। वीडियो लेक्चर के इस श्रृंखला में अपना सब्जेक्ट CS202 कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं और इसके प्रथम सेशन में हमने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के ओवरव्यू के बारे में ओवरव्यू देखा। बेसिकली होता क्या है, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, सीखने से क्या फ़ायदा मिलता है, वो हमने पढ़ा है। इस सब्जेक्ट को अब सेशन 2 के माध्यम से हम कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करें। सिस्टम आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में तो अपन ने बाहर से देखा है, लेकिन आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि उसकी बनावट कैसी है, कि वो अंदर से बना कैसे है ना। तो बाहर से अपन देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर को, तो अपने को बाहर से मॉनिटर दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, माउस दिखता है, सीपीयू दिखता है। बट इन सब के अंदर जो इन सब को जोड़ने के लिए जो प्रोग्रामिंग करी गई है, या अगर अपन ये प्रोग्रामिंग जो वर्ड मैंने यूज किया है, ये तो बात हो जाता है इसके सॉफ्टवेयर साइड की तरफ। और बेसिकली जब अपन हार्डवेयर की बात करें कि सीपीयू के अंदर हार्डवेयर होते हैं, मदरबोर्ड होती है, ठीक है, उसके अलावा प्रोसेसर्स होते हैं, बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की तुम लोगों ने वो देखी होगी, रैम देखी होगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, ये मदरबोर्ड के अंदर फिट होती है। तो ये जो बनावट होती है ना, एक्चुअल में ये अपन इस सब्जेक्ट में समझते हैं कि ये बनावट होती कैसे है और क्यों होती है। देखो, जब भी अपन कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने से पहले अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भाई अपन ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है ना, ये आपको बताता है कि अंदर की बनावट कैसी है और जो कंप्यूटर एक्चुअल में अंदर से काम करता है वो कैसे काम करता है। जब आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो ये बेसिक चीज़ समझने के बाद फिर क्या होता है, एक थॉट विचार आता है कि हाँ, अपन इसमें अगर कुछ चेंज करें, कुछ चेंज करके इस चीज़ को चेंज करते हैं तो हो सकता है ये और अच्छे से काम करने लग जाए, इसकी स्पीड और बढ़ जाए। तो एक तरीके से ये अपने को रास्ता दिखाता है। जब भी अपन कोई विषय का सब्जेक्ट के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, उसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी पढ़ते हैं, तो एक तो हमें समझ में आता है उसका स्वभाव कैसा है ना। आर्किटेक्चर से अपने को कंप्यूटर सिस्टम का स्वभाव कैसा है, और अपन उसमें फिर अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं कि यार इसमें ये चीज़ अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से ये लगा के इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तुमने जैसे कोई चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में डील किया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तुमने कभी खोल के देखा है? मुझे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोल के देखा है? पावर बैंक खोला हुआ है, मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर तुमने क्या देखा, कुछ बता सकते हो? हाँ, और मदरबोर्ड थी, आईसी थी, बैटरी थी, ठीक है। ये चीजें तो तुम्हें विजिबल हो गई, तो इसको अपन बोल सकते हैं हार्डवेयर पार्ट थे ये मोबाइल के, है ना। और ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये समझ में आया तुम्हें? कोशिश की इसकी समझने की। हाँ, तो ये अपन क्या होता है, खुद अपने एक्सपीरियंस से समझे, या इसका एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है कि भाई जब कोई आदमी कोई चीज़ बनाता है तो उसका मैनुअल होता है कि नहीं होता है। जैसे तुमने मोटोरोला का फ़ोन लिया या सैमसंग का फ़ोन परचेज किया, तो तुम सिर्फ एक यूज़र हो, एक क्लाइंट की तरह उसे यूज़ करते हो, तुम्हें सिर्फ उसका इंटरफेस पे काम करना आना चाहिए। क्योंकि इंटरफेस का मतलब उसमें कैसे एप्लीकेशन, जैसे एंड्रॉयड के कौन से एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, और इसके अगर ये इंस्टॉल करने के लिए एक्स्ट्रा क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ें तुम्हें पता होती है। बट इंटरनली वो कैसे कॉम्पेटेबल होगा, कोई एप्लीकेशन कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अपन आर्किटेक्चर जब उसका पढ़ते हैं ना, तो आर्किटेक्चर के माध्यम से समझ में आता है कि भाई इसका आर्किटेक्चर कैसा है। तो वो काम कौन करता है? बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, या जो सर्विस सेंटर में काम करते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट है, इसमें अपन यही सीखते हैं कि ये जो इंटरनली कंप्यूटर में एक्चुअल में जब आप काम करते हो, आपके सामने तो सिर्फ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू होता है, लेकिन अंदर में जैसे ही आप कोई प्रोग्राम खोलते हो या कोई सॉफ्टवेयर रन करते हो, जैसे मान लो MS वर्ड, पावर पॉइंट आपने यूज़ किया,
ये आपके स्क्रीन पे सिर्फ एक डिस्प्ले आता है, स्क्रीन आती है, लेकिन इस स्क्रीन के पीछे में कितनी चीजें घटित हो रही होती है वो चीजें अपने को समझना होता है। ठीक है, तो ये विषय अपने को वो चीजें कैसे काम करती है, ठीक है, तो वो समझने का मिलता है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब अपन सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 में क्या होता है, जैसे सिलेबस के हिसाब से इसका जो सिलेबस है वो BTI की वेबसाइट पे अवेलेबल है सेकेंड ईयर का। तो उसमें चैप्टर वाइज जब अपन स्टडी करते हैं तो सबसे पहला आता है कि एक्चुअल में ओवरव्यू क्या है। ओवरव्यू का मतलब होता है कि बर्ड आई व्यू क्या बोलता है, कि अगर आप ऊपर सरसरी निगाहों से देखो तो बेसिक आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। जैसे अभी मैंने बता दिया, तुम्हें बेसिक समझ में आ गया है कि आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात क्या करते हैं। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने को मिलता है। दूसरे में आप बेसिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बता सकता है? मुदित, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर जैसे बात करें, जैसे तुम्हारे घर के बिजनेस का अगर अपन ले एग्जांपल, जैसे तुम्हारे पापा के पास मेडिकल शॉप है, ठीक है ना। इस मेडिकल शॉप में डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है आपका परचेसिंग का डिपार्टमेंट, ठीक है, जो परचेस करता है मेडिकल्स को, और एक डिपार्टमेंट होता है जो मॉनिटर करता है, ठीक है। मॉनिटर क्या करता है कि भाई कितनी दवाइयाँ अभी अपने पास है, कितनी नई मंगवानी है अपने को, ठीक है। और एक अपना क्या होता है, एक आपका सेल्समैन टाइप होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो ये जो मेडिकल शॉप का अगर अपन एग्जांपल लेके ऑर्गेनाइजेशन को समझें कि एक अगर खुद एक मेडिकल शॉप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, परचेसिंग का डिपार्टमेंट अलग है। भाई अगर बड़े स्तर पे आप चले जाओ, अपन छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, तो ये डिपार्टमेंट आपको बड़े स्तर पे ज़्यादा होंगे। अभी जैसे परचेसिंग अगर तुम्हारे पापा करवाते हैं, किसी से करते हैं, वहाँ पे हो सकता है परचेसिंग और मॉनिटरिंग का काम सिर्फ तुम्हारे पापा ही देखते हों, ठीक है ना। बट डिपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। परचेसिंग का जो काम है करने के लिए अलग अलग तरीके से परचेसिंग का काम किया जाता है, मॉनिटरिंग के लिए देख रेख करने के लिए अलग तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बांटने के लिए ये अलग तरीके का काम हो गया। अब छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है एक ही पर्सन तीनों डिपार्टमेंट संभालता है, बट काम तो अलग अलग है ना। तो इसी तरीके से जब अगर बड़े स्तर पे जाके बात करें, जहाँ पे आप मान लो किसी शॉपिंग मॉल की बात करो, ठीक है, शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल में फिर आप जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कैटेगरीज बहुत अलग अलग बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या क्या देखते हैं, अपने आउटपुट जो कंपोनेंट्स होते हैं, आउटपुट कंपोनेंट कौन से होते हैं कंप्यूटर में, बता सकते हो मुदित? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आउटपुट और इनपुट कंपोनेंट बता सकते हो कंप्यूटर में? भाई इनपुट क्या होता है? इनपुट का मतलब निर्देश देना, संदेश पहुंचाना। तो इनपुट जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? आपके कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के थ्रू आप टाइप करते हो। दूसरा क्या होता है? माउस होता है, ठीक है। तो इन चीजों के थ्रू आप इनपुट देते हो, मतलब जो चीज आपको कंप्यूटर को देनी है प्रोसेस करवाने के लिए। समझ में आ रही है बात? और जो आउटपुट होते हैं, मतलब आउटपुट का मतलब है परिणाम। तो परिणाम आप चीजों को कहाँ देखते हो? वो आप देख सकते हो मॉनिटर पे। जो चीज भी आप कंप्यूटर से करवाते हो वो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। एक डिवाइस आपका प्रिंटर भी हो सकता है, प्रिंटर के थ्रू भी आप आउटपुट लेते हो। जैसे मान लो आपने प्रिंट लेना है,
ठीक है। तो प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पर क्लिक करना पड़ेगा, कीबोर्ड या माउस का यूज करना पड़ेगा और फिर उस पर प्रोसेसिंग होएगी और प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो आउटपुट है वो आपको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कागज के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तो अपन जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं तो बेसिक 3 चीजें अपन देखते हैं। एक तो आपका इनपुट डिवाइसेस, ठीक है, आईपी लिख रहा हूं मैं। दूसरा आपका है आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, और तीसरा आपका है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है। तो जैसे मैंने मेडिकल शॉप के बारे में बताया, ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें 3 बेसिक हिस्से होते हैं, 3 अलग अलग काम करने के लिए डिवाइसेस होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में आपका सीपीयू आता है। ठीक है। अब अपन जो है आर्किटेक्चर में इन सब का बहुत डीपली स्टडी करते हैं कि भाई ये इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, जब इनपुट लेते हैं तो कैसे इनपुट लेते हैं, और कैसे जब इन तरीके के इन इनपुट्स को लिया जाता है तो उन पर जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे परफॉर्म होती है, वो चीज़ें अपन सीखते हैं। ठीक है। और फिर आपका आउटपुट किस तरीके से आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको आउटपुट दिखाई देता है स्क्रीन पे। समझ में आ रही है बात? तो अभी तक क्या समझ में आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे भी पता चले कि भाई मैं समझा रहा हूँ तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। कुछ बोल सकते हो अभी तक अपन ने क्या समझा भाई। मैं पहला क्वेश्चन तुमसे पूछूं, ये सब्जेक्ट अपन क्यों पढ़ना चाहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ने का क्या मतलब है भाई? कोई भी चीज तुम पढ़ रहे हो तो इससे तुम्हें क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में बता सकते हो? नॉलेज तो गेन होगी, वो बात तो ठीक है, लेकिन उस नॉलेज का यूज कैसे होगा? तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जब ये कंप्यूटर सिस्टम तैयार करे जाते हैं ना, तो इनका भी अपने को बनावट पहले पता होनी चाहिए, एक की बनावट, इसके आर्किटेक्चर कैसा है। तो इस जब अपने को आर्किटेक्चर समझ में आता है ना, तो अपने को ये समझ में आता है कि भाई ये जो कंप्यूटर बना है, इसके आर्किटेक्चर को देखते हुए इसमें कौन से सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर डल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसमें कितनी प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। प्रोसेसिंग का मतलब समझ में आता है? भाई प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कोई चीज, हाँ, कोई चीज को करने की इसमें कितनी क्षमता है। मान लो तुम एक साथ 4 तरीके के सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो और तुम्हारे जो सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ है जो प्रोसेसिंग का काम करता है, उसकी क्षमता नहीं है 4 तरीके के सॉफ्टवेयर को एक साथ रन करने की, तो वो क्या करेगा, वो हैंग हो जाएगा, है ना। तो फिर उससे अपने को ये चीज समझ में आती है कि यार भाई इसका प्रोसेसिंग पावर इतना अच्छा नहीं है, तो इसमें 4 के बजाय सिर्फ 2 सॉफ्टवेयर डाल के ही रन करो। भाई बहुत ही सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सब्जेक्ट में अपन जो कंप्यूटर है बेसिकली वो जब डिजाइन करा जाता है तो आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है, ताकि इसका आर्किटेक्चर ऐसा हो, बाद में जब इसमें सॉफ्टवेयर डालो या कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो तो वो इसमें ऐड हो जाए। ठीक है ना। तो ये चीजें अपन इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ये फायदा होता है कि एक तो अपने को कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कैसा है उसका स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। दूसरा ये है कि भाई आप अगर इंजीनियर बनते हो, एक डिजाइनर बनते हो, ठीक है, जैसे आर्किटेक्ट होता है ना, आर्किटेक्ट बोलते हैं उसको, तो वो डिजाइन करता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसने बहुत सारे नक्शे बनाए हुए होते हैं, पहले बहुत सारी बिल्डिंगें डिजाइन की हुई होती है, तो इसका मतलब करते करते उसको एक्सपीरियंस आता है। इसी तरीके से जब आप कंप्यूटर का आर्किटेक्चर समझ जाते हो, उसके अंदर की चीजें कैसे काम करती है ये पता चल जाता है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई नया मॉडल तैयार कर सकते हो कि यार अब मैं इसको इस तरीके से तैयार करूँ, तो हो सकता है कि कम चीज में इसकी स्पीड और बढ़ जाए। ठीक है ना। तो ये बेनिफिट होता है, ये फायदा होता है। अब तुम बता सकते हो, कोई तुमसे पूछे कि कोई सब्जेक्ट अगर अपन पढ़ते हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो इसका फायदा क्या है, बता सकते हो? जो भी समझ में आया वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग नहीं है ना, तो नहीं हो बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये सब्जेक्ट में अपन कंप्यूटर की बनावट को समझते हैं,
उससे अपने को कंप्यूटर का स्वभाव पता चल जाता है कि अंदर से चीज़ें कंप्यूटर के कैसे काम करती है। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आपको कंप्यूटर के स्वभाव के बारे में पता चल जाता है, अंदर की चीज़ें कैसे काम करती है, तो हो सकता है आपको कोई नई चीज़ समझ में आए और उसको लगाने से उसकी स्पीड और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है, आप खुद मॉडल तैयार कर सकते हो अपना। ठीक है, तो ये अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो और इस सब्जेक्ट में अपन सिस्टमेटिक एक के बाद एक चीज़ें पढ़ते हैं। तो अभी अपन चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, तो ये डेफिनेशन भी मैं बता चुका हूँ। तो इसको पिछले लेक्चर में भी मैंने बता दिया है, इसको अपलोड कर दूंगा मैं, तो इसको फिर से एक बार ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अभी तक मैंने जितना आर्किटेक्चर के बारे में बताया है ना, बस वही है ये। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बेसिक यहाँ से चालू करते हैं, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी तुम्हें बताया ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक संस्था, या ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल लेते हुए बताया कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के काम होते हैं। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो होता है आपका इनपुट और ये आउटपुट, इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और तीसरा जो मैंने बताया था वो प्रोसेसिंग का। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि प्रोसेसिंग को और डिवाइड कर दिया है। जब प्रोसेसिंग होती है तो उस दौरान एक पार्ट और आता है यहाँ पे मेमोरी का, और जो मेन प्रोसेसर है उसको और डिवाइड करते हुए इन्होंने 3 पार्ट कर दिए हैं, ALU, कंट्रोल और प्रोसेसर। ये जो आता है ये प्रोसेसर के अंदर आता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आप समझो कंप्यूटर का, तो उसमें इसको इनपुट आउटपुट को एक मान लिया है इन्होंने। भाई काम तो इनपुट अलग करेगा आउटपुट करेगा, बट ये दोनों को मिला के बोल रहे हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दूसरा आप बोल रहे हैं मेमोरी। अब ये मेमोरी का काम क्या होता है बता सकते हो? हाँ, मेमोरी जो है वो स्टोर करती है चीजों को। ठीक है, और ये ALU और कंट्रोल का काम बता सकते हो प्रोसेसर में? पढ़ा तो होगा यार ये। हाँ, देखो ये ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है? जो गणितीय चीजें आती है ना इसके पास, जैसे कैलकुलेशन आया, समेशन करने का काम आया। ठीक है, तो उस पे जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन करता है? वो ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। और कंट्रोल क्या करता है? कंट्रोल जो है एक्चुअल में पूरा कंट्रोल करता है कि भाई कौन सी चीज कहाँ से उठानी है ना, मेमोरी से कब बात करनी है। देखो मैं एक इसका सीधा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लो आप एक कंप्यूटर सिस्टम आपके पास है ना, इस कंप्यूटर सिस्टम में ये आपका कीबोर्ड है और इसके साथ में इसका एक ये माउस लगा रहता है। ठीक है, ये आपका स्क्रीन है और ये आपका CPU है। तो जब आप मान लो एक बंदा सिस्टम पे बैठा हुआ है और माउस के थ्रू वो क्या करता है, वो एक सॉफ्टवेयर खोलता है कंप्यूटर में। वो सॉफ्टवेयर खोलता है कैसा? कैलकुलेटर नाम का एक सॉफ्टवेयर खोलता है। कैलकुलेटर नाम का जब वो सॉफ्टवेयर खोलता है वो सॉफ्टवेयर में लिखता है 2+4। ठीक है, और फिर बाद में 2+4 = लिखता है, तो उसको स्क्रीन पे दिखता है 6। समझ में आई बात? तो इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने इनपुट दिया। इनपुट किसके माध्यम से दिया? कीबोर्ड के माध्यम से। कीबोर्ड के माध्यम से उसने 2+2 लिखा, फिर प्लस दबाया, फिर 4 दबाया और फिर = दबाया और उसके सामने 6 आ गया। ये 6 तो उसने नहीं दबाया, ये 6 तो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ। तो उसने क्या दबाया? 2+4 और =। ये चीजें उसने जो कंप्यूटर को दी, इंस्ट्रक्शन दी है बटन दबाते हुए, तो उसको अपन बोलते हैं ये तो है इनपुट। ठीक है, और ये जो 6 उसको स्क्रीन पे दिखा, ये क्या है? आउटपुट। अब ये जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो चीज प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, अब ये 6 कैसे आ गया? इसके पीछे कंप्यूटर ने कुछ प्रोसेसिंग करी होगी। समझ में आ रही बात? तभी तो आंसर 6 आया। तो जो चीज अपने को दिखती नहीं है, ठीक है, प्रोसेसिंग अपने को दिखती नहीं, अपने को इनपुट दिखता है, अपने को आउटपुट दिखता है। तो बेसिकली जो प्रोसेसिंग होती है इन दो चीजों के लिए,
तो उसमें आपका मेमोरी इन्वॉल्व होता है, मेमोरी का भी काम होता है। मेमोरी क्या करता है, ये इनपुट को स्टोर करता है। पहले तो आपने कीबोर्ड से दिए तो वो स्टोर हो गए, ठीक है। तो मान लो दो मेमोरी के अंदर 2 और 4 स्टोर हो गए, और एक ये प्लस जो है, ये प्लस बताता है कि अब ये देखो, ये सारी चीजें जो दिमाग लगाने का काम है वो कौन करता है, वो ये कंट्रोल जो सीपीयू के अंदर बैठा हुआ एक कंट्रोल यूनिट है, ये दिमाग लगाता है कि भाई इसने 2 और 4 दिया और बीच में एक प्लस दिया, तो ये क्या चाहता है कि 2 और 4 को ऐड करवाना चाहता है। तो उस ऐड करवाने के लिए फिर क्या करता है, ये सिग्नल को इस ALU तक भेजता है, फिर ALU इन पे प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि वो ALU की डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि वो 2 और 4 को ऐड करके फिर वापस उसका सॉल्यूशन यहाँ देता है 6 पे। और फिर ये क्या करता है, कंट्रोल, इससे क्या होता है, मॉनिटर इस मॉनिटर को भी कंट्रोल करता है। फिर ये इसका आंसर जो है 6 मॉनिटर को भेजता है और अपने को 6 दिखता है। समझ में आ रही है बात? तो जो बेसिक पीछे की वर्किंग होती है ना, वो अपने को दिखती नहीं। अपने तो सिर्फ कीबोर्ड में बटन दबाया और अपने को सामने 6 दिख गया, लेकिन ये 6 आने के पीछे इतनी फास्ट प्रोसेसिंग होती है, वो चीज़ें अपने को देखनी होती है कि भाई होती कैसे है, ये कैसे मेमोरी तक जाता है, कैसे कंट्रोल तक सिग्नल पहुंचता है, फिर वो कैसे कंट्रोल यूनिट है मेमोरी से बात करता है ना, और फिर ALU से बात करता है, ALU कैसे काम करता है, वो चीज़ें अपन इसमें देखेंगे, है ना। अब ये जैसे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, इनपुट यूनिट्स, ठीक है। कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इनपुट यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती है, ये आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, ठीक है, ये ट्रैक बॉल होती है, स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर्स भी आपका इनपुट है, ठीक है। कभी स्कैनर को यूज किया है तुमने? ठीक है, तो स्कैनर में अपन कोई भी चीज स्कैन यूज कर सकते हैं। एक तो मोबाइल का स्कैनर होता है जो अपन कैमरे के सामने कोई कागज को रख के उसको स्कैन कर लेते हैं, लेकिन एक हार्डवेयर भी होता है ये, ठीक है, इसको अपन स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। एक ये डिजिटाइजर होता है, डिजिटाइजर पे अभी जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज लिख रहा हूँ मैं डिजिटाइजर पे लिख रहा हूँ और वो स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है। फिर आपका कैमरा होता है, ये सब क्या है आपके, ये माइक जो होता है ये भी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो आपसे यूजर जो है कंप्यूटर से काम निकलवाना चाहता है, तो उसके लिए उसको इनपुट डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अपन मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट को बोलते हैं, द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट इज टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा। जैसे तुमने बोला ना स्टोर का काम करता है, तो स्टोर का काम तो करता है, लेकिन किन का स्टोरेज करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है, साथ में डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम और डेटा में अंतर बता सकते हो कि प्रोग्राम क्या होता है और डेटा क्या होता है? क्या करता है ये, प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करता है। प्रोग्राम्स को अपन बोल सकते हैं बंच ऑफ डेटा होता है, जिन रिलेशनल डेटा होता है जिसमें ऑपरेंड्स और ऑपरेशंस, रिलेशनल डेटा अपन इसको बोलेंगे, जिसमें ऑपरेंड्स एंड ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की 2 क्लासेस होती है आपकी। पहली है प्राइमरी स्टोरेज, अ फास्ट मेमोरी दैट ऑपरेट्स एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन अ मेमोरी व्हाइल दे आर एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी एज कंपेयर टू प्राइमरी और मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हैज much larger capacity to store the data. Cost wise it is cheaper, but it is not as fast as primary memory. Computer thus takes more time to retrieve data from secondary storage devices. ठीक है, तो बेसिकली जो अपन बात करते हैं स्टोरेज यूनिट, जो मेमोरी यूनिट है, उस 2 टाइप की है। पहली होती है आपकी प्राइमरी स्टोरेज और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मतलब दूर बोल दो आप। जैसे कॉस्ट वाइज जो है आपका ये सस्ता होता है प्राइमरी मेमोरी के तुलना में, और कंप्यूटर दस टेक्स मोर टाइम टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को उठा के उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए जो कंप्यूटर टाइम लेता है, अगर सेकेंडरी मेमोरी में रखे हुए डेटा को उठा के प्राइमरी मेमोरी में लोड करना है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बाद में आपका होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। एनी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इज इनिशिएटेड बाय ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेंड इनटू प्रोसेसर वेयर द ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय द ALU, ठीक है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन
मिलती है कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो उस पर किस तरीके के लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, ठीक है, तो वो सब काम आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। तो ऑपरेंड्स आर स्टोर्ड इन हाई स्पीड एलिमेंट्स कॉल्ड रजिस्टर्स, ठीक है। बेसिकली जो ऑपरेंड्स होते हैं आपके वो रजिस्टर्स में स्टोर्स होते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेंड होते हैं जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जैसे 2+4 आपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर